गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग रेडी हो जाएं। कल की क्लास में हमने टीएस में ट्री को कंप्लीट किया था। ट्री आपका कंप्लीटेड हो गया। जो लगभग क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे। ठीक है, ओके। चलिए, चलिए तो हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज बधाई दूंगा। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आप सभी को। और बसंत पंचमी हम जानते ही हैं क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें इस क्लास की। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो ग्राफ होता क्या है? बेसिकली ग्राफ का यूज कहाँ होता है? आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ग्राफ को। अगर किसी ने पढ़ा है तो डिस्क्रीट मैथ्स का ये टॉपिक है। तो ग्राफ जो है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है। एक तो इसका यूज कंप्यूटर में जो हम इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर करते हैं। बेसिकली ग्राफ जो है आपका टॉपिक है एक तो मैथ्स का। और मैथ्स में कौन सी मैथ्स है जिसमें आपको पढ़ने को ये मिलेगा? डिस्क्रीट मैथ्स, इसका ये टॉपिक है। और कंप्यूटर में ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है। आपकी कौन सी क्लासेस मिस हैं? जो भी क्लास मिस हैं उसको अभी आप थोड़ा सा साइड में रखिए, और जो कंटिन्यू चल रहा है उसको आप पकड़िए। क्योंकि आपको अगर दिक्कत आती है तो आप दोबारा से बैक करके देखोगे तो शुरुआत से नहीं देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके ही देखना पड़ेगा। बट अगर आप एक बार पीछे वाली सारी क्लासेस करने लग जाओगे तो फिर आगे तक जितनी भी क्लासेस होंगी सभी में पीछे रहोगे। ट्री और ग्राफ आप ये दोनों देखो। ट्री से आप इसको पकड़िए, क्योंकि ग्राफ और ट्री जो है वो हमारे सिमिलर टॉपिक हैं डीएस में। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ का एप्लीकेशन कहाँ है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझें, आप सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, है ना? और फेसबुक में जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, है ना, तो जो भी फ्रेंड्स हो गए हमारे, वो हो गए वर्टेक्स। ग्राफ में बेसिकली दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है वर्टेक्स और दूसरा होता है एज। V फॉर वर्टेक्स एंड E फॉर एज। जिस तरह से हमने ट्री में दो बातें जानी थी, और वो क्या जानी थी ट्री में, तो ग्राफ और ट्री बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। इसमें क्या है? नोड और एज। इसको एज भी बोल सकते हैं, इसको लिंक भी बोल सकते हैं, इसको भी लिंक बोल सकते हैं। अब अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी दो फ्रेंड्स ए बी सी, सपोज दैट ये एक ए है, ये एक बी है, ये एक सी है। अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं
यानी ये हो गए आपके फ्रेंड्स जिनको हमने बोल दिया वर्टेक्स, और ये जो हमने एक लाइन इन दोनों वर्टेक्स से जोड़ करके बनाई है, इसको हम एज बोल सकते हैं या फिर लिंक बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं। अब ए वर्टेक्स किसी दूसरी प्लेस पर है, बी वर्टेक्स किसी दूसरी प्लेस पर है, और सी वर्टेक्स किसी दूसरी प्लेस पर है। इन तीनों को जोड़ने वाली लिंक, इसको आप बोलते हो एज बोलते हो, उसी को आप बोल देते हो ग्राफ। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, तीनों वर्टेक्स को, तो ये कौन सा फॉर्म करेगा? ग्राफ का फॉर्म बना लेगा। तो ग्राफ का रियल टाइम के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं उनमें बहुत यूज होता है। जैसे आप चैट बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं, आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इवन जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं, राउटिंग एल्गोरिथम होती हैं, राउटर्स के थ्रू हम लोग कनेक्टेड होते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ग्राफ का। ठीक है, तो कई जगह इसका यूज किया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो डेडलॉक हम लोग जब यूज करेंगे, मतलब डेडलॉक को जब समझेंगे, उसमें हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं वहां पर, कि किस तरीके से कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज कर रही है, कैसे कनेक्टेड है। तो उस वे में हम एक ग्राफ का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG जिसको हम बोलते हैं। स्क्रीन थोड़ा जूम्ड है। अच्छा ठीक है, अभी करवाते हैं, ठीक, डोंट वरी। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली वो है ग्राफ की, है ना। उसी को हम बोलेंगे, यानी कि वर्टेक्स और एज के कॉम्बिनेशन को ही हम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ट्री और ग्राफ में क्या अंतर है? ग्राफ क्लोज भी हो सकता है, ध्यान रखें, ट्री क्लोज नहीं होता है। ठीक है, ट्री क्लोज नहीं हो सकता, इसलिए उसको ट्री बोलते हैं। जैसे कल हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि एक नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कुछ नोड्स हैं और जिनको हमने कुछ एजेस से कनेक्ट कर दिया, तो हम्म, तो ये बन गया ट्री। ये क्या बन गया? ट्री। बट ट्री को ग्राफ हम नहीं बोल सकते। ग्राफ ट्री की तरह हो सकता है, बट ट्री ग्राफ नहीं बन सकता। ग्राफ में दो तरह से हम बनाते हैं। एक तो आप साइक्लिक बना सकते हो और एसाइक्लिक बना सकते हो। साइक्लिक और एसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब एक हो जाए, तो उसी को हम बोलने लग जाते हैं साइक्लिक ग्राफ। और एसाइक्लिक ग्राफ को आप उस तरीके से बोल सकते हो कि जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स अलग अलग हो। यहां पर ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इसको कनेक्टेड नहीं बोल सकते हैं, ये डिसकनेक्टेड भी हम कई बार बोल सकते हैं। देखिए अगर हम ध्यान दें, अभी हम उसको भी समझेंगे कि डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। इनको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो काफी तरीके से कैटेगराइज करेंगे, बट यहां पर कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती है, हर नोड एक एज से कनेक्टेड होगा। ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो कभी अगर पूछ लिया जाए कि ट्री को हम ग्राफ बोल सकते हैं या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ग्राफ को ट्री बनाया जा सकता है, बट ट्री को ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, दोनों के अपने अपने यूजेस हैं कि कहां हम बेसिकली ग्राफ को यूज करते हैं। मुझे लगता है आपको, नहीं नहीं, साइक्लिक और एसाइक्लिक वो अलग लिखने का तरीका होता है, वो आपको अभी पता चल जाएगा बाद में, आप ज्यादा उसमें ना उलझें।
इसके बाद हम अगर बात करें, अगर आपने ध्यान दिया हो, वेब पेजेस आपके जो सर्व लिंक होते हैं, आप ब्राउजिंग करते हो, तो जितने भी वेब पेजेस लिंक होते हैं वो भी ग्राफ का ही एक एप्लीकेशन है। समझ में आ रही बात? जो वेब पेजेस हैं आपके, एक पेज से दूसरे पेज पर वो लिंक होते हैं। मान के चलिए कि जैसे हमने एक लिंक ओपन की, उसमें उसके अंदर गए, तो ये जो वेब पेजेस होते हैं वर्ल्ड वाइड www जिसको हम बोलते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसके अंदर भी ग्राफ का ही एप्लीकेशन है, जिसमें एक पेज दूसरे पेजेस से लिंक होते हैं। ग्राफ का यूज कंप्यूटर में हम फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन के तौर पर भी करते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर ग्राफ का टॉपिक है, बट कंप्यूटर साइंस में जब आप ऐसे कई सारे मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल मैथ्स, या फिर आप बात करो डिस्क्रीट मैथ्स, या फिर आप बात करो ऑपरेशन रिसर्च, या फिर आप स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट को हम कंप्यूटर साइंस में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रियल वेस में हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में हम लोग कई सारी चीजों में उसका यूज करते हैं, मैथ्स को यूज करते हैं, एज वेल एज कंप्यूटेशन में भी हम यूज करते हैं। तो हमको इसलिए रिक्वायर्ड है, ये जो टॉपिक है पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके करिकुलम में मैथ्स मांगी गई है जब आप एंट्रेंस एग्जाम फेस करते हैं, या फिर आप एमसीए में पढ़ रहे होते हैं तो भी आपको मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हमने भी बहुत बेसिक सी बात को जाना है। हाँ, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी ग्राफ का ही एप्लीकेशन है। और इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी बच्चे ने लिखा है टीएसपी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब ये है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, इसको नेटवर्किंग में हम बहुत यूज करते हैं। जब नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस कहीं है, दूसरी प्लेस कहीं है, तीसरी प्लेस कहीं है, चौथी प्लेस कहीं है, पांचवी प्लेस कहीं है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब यह है कि एक सेल्समैन जो कुछ सामान अपने थैले में रखता है, उसको अलग अलग शॉप पर जाना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो किस रास्ते से होते हुए जाए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शॉप्स को कवर कर दे। ये है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अब आपको जाना है ए से डी। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक ए पे बैठा हुआ है, थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं। टीएसपी का मतलब ये है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये ए है, और मान लेते हैं कि यहां से ये बी पर जा रहा है, बी पे सी पर जा रहा है, सी पर डी पर जा रहा है। ये इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है। अब एक सेल्समैन है ए, ठीक है, एक कोई भी सेल्समैन है जो ए से होकर के डी तक जाना चाहिए उसको। अब अगर देखो समझो, यहां पर अभी हम ये प्रॉब्लम डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आपको एक जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मुझे ए पे से डी पर जाना है, ठीक है। अगर मुझे ए से डी पर जाना है या फिर मुझे ए से बी पर जाना है, तो यू हैव टू चॉइसेस। starting vertex A2 directly goes to B, and starting vertex A to D है ना, D to C and C to B। अब हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे कम टाइम कहां लग रहा है, ठीक है।
तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ भी यूज करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में भी ग्राफ का बहुत यूज होता है, जिसके लिए कई सारी एल्गोरिथम हैं। अगर आपने पढ़ा हो बीसीए में, बीएससी में, तो आप पढ़ेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिथम्स होती है, क्रूस्कल एल्गोरिथम होता है, डिस्कस्त्रा एल्गोरिथम होता है, फ्लॉइड वार्शल एल्गोरिथम होती हैं। बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज की जाती हैं। कौन सी एल्गोरिथम कहाँ इफिशिएंटली काम करेगी, ये तो जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है। लेकिन अभी आपके एग्जाम में जो सिंपली पूछा जा सकता है वो ये कि बेसिकली ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के कुछ टाइप हैं, जैसे लाइक अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, पाथ क्या होता है, एडजेसेंसी क्या होती है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। ग्राफ में एक और चीज पूछ लेते कभी कभार, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, डिग्री क्या होती है किसी वर्टेक्स की, ये पूछ लिया जा सकता है। डीएफएस और वीएफएस आपको मैंने कई बार बताया। डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, वीएफएस मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जिसको हम लोग ग्राफ का ट्रेवर्सल बोलते हैं। जिस तरह से हमने ट्री में 3 तरह के ट्रेवर्सल एल्गोरिथम पढ़ी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सेम एज हम ग्राफ को भी ट्रेवर्स करने के लिए प्रॉपर एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम, जिसमें हम बीएफएस और डीएफएस को पढ़ते हैं। कौन सी एल्गोरिथम कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ सही है, ये तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बिकॉज जब रियल टाइम की हम एप्लीकेशंस पर यूज करते हैं, उस समय पर हमको ये डिसाइड करना होता है कि विच एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। सो अब हमने ग्राफ को बेसिकली समझ लिया है। कल हमने ट्री को पढ़ा था और ट्री में मैंने आपको ट्री ट्रेवर्सल बताया था। साथ ही साथ ट्री की आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि ट्री जनरल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बेसिकली ये 3 टाइप के ट्रीज होते हैं। फिर जनरल ट्री में मैंने आपको बताया था कि एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो m हो। सो जितने चाइल्ड होते हैं उसके बेसिस पर हमने उसको कैटेगराइज किया है। जैसे अगर हम 2 चाइल्ड बोलेंगे तो बाइनरी बोल देते हैं, 3 चाइल्ड बोलते हैं उस तरह से टर्नरी बोल देते हैं, और m चाइल्ड हैं तो m वे ट्री बोल सकते हैं। सेम एज बाइनरी को पढ़ा था, बाइनरी में भी हमने बाइनरी ट्री बना दिया। बाइनरी ट्री में भी 3 तरह के ट्री पढ़े थे, फुल बाइनरी, कंप्लीट बाइनरी और परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसके बाद हमने बाइनरी सर्च ट्री को पढ़ा था। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या देखा कि बाइनरी ट्री तो है ही साथ वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट की वैल्यू रूट से कम होगी या रूट की वैल्यू किससे कम होगी, राइट से कम होगी। तो जब आप कोई भी की को, एलिमेंट को सर्च करते हैं अपने वीएसटी में, तो वो इफिशिएंट मैनर में काम करेगा एज कंपेरेटिव टू ना बाइनरी ट्री। सेम एज जब हमने बाइनरी सर्च ट्री को पढ़ा था, उसके बाद हमको लगा कि कई सारे, देखो बीएसटी हम बना देते हैं, लेकिन कई बार बैलेंसिंग फैक्टर देखना है। ऐसा नहीं कि आप कितने भी नोड लेफ्ट में जोड़ दें, कितने भी नोड राइट में जोड़ दें। सो ट्री को बैलेंस करना भी जरूरी है। उसमें हमने बैलेंसिंग फैक्टर देखा, और बैलेंसिंग फैक्टर में भी कई टाइप के ट्री थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। हालांकि आपके सिलेबस में एवीएल ट्री ही था, इसलिए मैंने एवीएल ट्री ही डिस्कस किया था, और बाकी बहुत सारे ट्री हैं जो बैलेंसिंग फैक्टर को रखते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसी चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है। तो अब चूंकि ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि बेसिकली ग्राफ है क्या। हमने a graph can be defined as group of vertices. A graph can be defined as group of vertices and edges. मतलब एक ग्राफ उसको कहेंगे जिसमें कई सारे वर्टाइसेस और एजेस होंगी, उसी को आप क्या बोलते हो, ग्राफ बोलते हो। दैट आर यूज टू कनेक्ट दीज वर्टाइसेस, यानी कि जो भी वर्टाइसेस हैं उन सभी को कनेक्ट करेगा। ठीक है।
अ ग्राफ कैन बी सीन एज अ साइक्लिक ट्री। ग्राफ को आप कैसे देख सकते हैं? साइक्लिक ट्री के तौर पर देख सकते हैं, जिसका साइकिल बन जाए, यानी जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाए, उसी को आप बोलते हैं साइक्लिक ट्री। सो वेयर द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस की बात करेंगे, देखिए ट्री में हम नोड बोलते हैं, ग्राफ में वर्टाइसेस बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। मेंटेन एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग इन देम इंस्टीड ऑफ हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल शो किया है। अगर आप देखें कि ये देखिए एक ग्राफ है, एक नोड है, ये एक ये वर्टाइसेस, एक ये वर्टाइसेस, एक ये वर्टाइसेस, इन सभी को हमने कनेक्ट कर दिया और इनके नाम दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ग्राफ G इक्वल्स टू V कॉमा E, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो, ग्राफ इज सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, या ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो, अ ग्राफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विच कंसिस्ट of a set of objects that are connected to each other via links. Formally, a graph is a pair of sets V comma E, where V is the set of vertices and E is the set of edges connecting the pair of vertices. So, like, अगर हमारे देखिए इसी डायग्राम में बात करी जाए कि ग्राफ में वर्टेक्स कितने हैं, तो ए बी सी डी ई, दीज आर 5 वर्टाइसेस, एंड ए बी, इस एज को बोलेंगे ए बी, ए सी डी, बी डी एंड डी ई। सो दीज आर 5 एजेस। ठीक है, इन दोनों वर्टाइसेस को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है, इसको हम एज भी बोलते हैं, इसको हम लिंक भी बोल देते हैं। लिंक का मतलब ये दोनों नोड को या दोनों वर्टेक्स को जोड़ रही है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। कनेक्टिंग द पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस, तो हमने इनको कर दिया, इसी को आप बोलते हैं ग्राफ। एडीटी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड रखे। ठीक है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन कर सकें। आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट ऊप्स में, एब्स्ट्रैक्शन। चलिए, अब इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता दें। देखिए, बहुत ही मैंने स्लोएस्ट शुरू किया है, ये बहुत ही आराम से बताया है आपको, इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है कि जैसे वर्टेक्स किसको बोलेंगे, तो वर्टेक्स का मतलब ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंट अ वर्टेक्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द लेबल्ड सर्कल रिप्रेजेंट वर्टाइसेस, जो मैंने अभी आपको बता दिया। एज भी मैंने आपको बता दी, एज रिप्रेजेंट अ पाथ बिटवीन टू वर्टाइसेस और अ लाइन between two vertices. In the following example, the line A to B, B to C and so on represents edges. अब दो चीजें और हैं, एक तो एडजासेंसी क्या होती है। एडजासेंसी का मतलब होता है नेबरिंग नोड्स, पड़ोसी। ठीक है,
two node or vertices are adjacent if they are connected to each other through an edge. दो नोड या वर्टाइसिस एडजेसेंट कहलाएंगे इफ, अगर वे कनेक्टेड हैं आपस में एक एज के थ्रू. ठीक है. सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल B is adjacent to A, C is adjacent to B and so on. ठीक है, समझ में आ रही बात. B जो है वो एडजेसेंट है किसका, A का, और A जो है वो एडजेसेंट किसका है, C का, एंड D जो है वो एडजेसेंट किसका है, B का. D जो है वो किसका एडजेसेंस है. इस तरह से एडजेसेंसी हम शो करते हैं. क्लियर. अब बात करेंगे पाथ क्या होता है. अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो और आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा. पाथ क्या होता है. Path represent a sequence of edges between the two vertices. In the following example, ABCD represent a path from A to D. अगर आप ध्यान दें कि हम किस सीक्वेंस में वर्टाइसेस को लिखते हैं, A B C D. मतलब अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं. अगर मुझे A से D जाना है, मुझे A से E जाना है, तो मैं A से B जा सकता हूं, B से D जा सकता हूं, D से E जा सकता हूं. ऐसा भी हो सकता है. मुझे ऐसे भी हो सकता है कि A से B जाऊं, B से C जाऊं, C से D जाऊं, D से E जाऊं. मतलब पाथ मानी वो रास्ता कि आपको A से E तक जाना है, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे. पाथ अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना है. ठीक है, पाथ आप अलग अलग ले सकते हैं. जैसे मुझे एक पर्टिकुलर शहर जाना है या पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है, तो आप देखते हैं कि आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो आपसे वो बोलता है कि भैया आप यहां से जाना, राइट चले जाना, लेफ्ट चले जाना. फिर वो आपको एक और बताता है कि अच्छा एक आप यहां से भी जा सकते हैं, यहां से लेफ्ट चले जाएं, राइट चले जाएं, फिर राइट टर्न हो ले. आप सीधे जाएंगे तो आपको आगे जाकर के दो गली मिलेंगी, वहां से मुड़ जाना. मतलब उस प्लेस तक पहुंचने के लिए देयर आर सो मेनी वेज, राइट. तो यहां पर भी इस ग्राफ के कई पाथ हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से जाना है ना. तो पाथ मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप ऐसे भी जा सकते हैं, कनेक्ट कर दें ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. बट अभी हमने नहीं दिखाया, सिंपल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं. ठीक, चलिए अब बात करेंगे. ग्राफ जो हैं वो आपको जनरली दो तरह के दिखते हैं. एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि आप इस दिशा में ही जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में, जैसे थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं. इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, एजेस फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर. एजेस किस फॉर्म में होंगी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगी. एजेस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पाथ फ्रॉम सम वर्टेक्स ए टू अनदर वर्टेक्स बी. एजेस रिप्रेजेंट, एजेस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एक स्पेसिफिक पाथ को रिप्रेजेंट करेंगी जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में स्पेसिफाइड होगी. ठीक है, जैसे मुझे ए से बी पर जाना है. मैं जब ए से बी पर जा रहा हूं तो मेरे पास में एक ही रास्ता है. ठीक है, मैंने ये ए लिखा, ये बी है. तो जिस तरफ ये तीर होगा, ये जिस तरफ डायरेक्शन शो करेगा, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, समझ में आ रही बात, दिख रहा होगा. ये जो एरो लगा है, इस एरो ही से ही रिप्रेजेंटेशन होगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है. ठीक, समझ में आ गई बात. फिर बी से सी पर गए हम. ठीक है ना. बी से सी पर के लिए देखो ये एरो लगा है, बी से सी पर के लिए, राइट. डी से ए का देखो ये एरो लगा है, यानी डी से एज निकली है और ए पर गई है.
बी से एज निकली है जो किस पर गई, डी पर गई है। ई से एज एज निकली है कहां गई, डी पर गई। तो देखो आप डायरेक्शन देखो, उसी डायरेक्शन में आप जा, आप सोचो कि मुझे बी से ए पर वापस लौटना है, नहीं लौट सकते। क्यों नहीं लौट सकते? क्योंकि जिस तरह ये डायरेक्शन शो करेगा, जिस तरफ ये डायरेक्शन शो करेगा, सिर्फ उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको ए से डी पर जाना है तो आप ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से ई जाएंगे, या ई से डी जाएंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, ए से बी जाएंगे, बी से डायरेक्ट डी जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ए से बी चला जाऊं, बी से सी चला जाऊं, सी से फिर बी आ जाऊं, बी से डी आ जाऊं, ये नहीं हो सकता। जिस दिशा में हमारे पास में ये एरो बता रहा है, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें डायरेक्शन हो, उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा ये जो ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपसे शुरुआत में एग्जांपल डिस्कस किया था, वो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ था, क्योंकि हम कहीं से कहीं भी मूव कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। An undirected graph, edges are not associated with direction with them, and undirected graph is shown in the above figure. Since its edges are not attached with any of the direction, आप देखें कहीं पर यहाँ एरो नहीं लगाए, आप ए से बी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बी से ए भी वापस आ सकते हैं, आप ए से डी जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, और नहीं तो आप ए से बी चले जाएं, बी से डी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट ए से डी जाना था तो मैं नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि डी से तो ए जाया जा सकता है, बट ए से डी डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। तो उसमें क्या, उस केस में क्या होगा कि ए से बी जाओगे, बी से डी जाओगे। बात समझ में आ गई? ये डिफरेंस है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें कि यहां पर तो its edges are not attached with any of the direction. If an edge exists between vertex A and B, then the vertices can be traversed from B to A as well as A to V. A graph V comma E with 5 vertices A, B, C, D, E and 6 edges A, B, B, C, C, E, D, E और D, B, A. सो इज शॉन इन द फॉलोइंग फिगर, जो आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा है तो क्या करें? देखिए टेस्ट में स्कोर आएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हाँ आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवर्सल कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप कैसे भी चले जाओ भाई। आप एक को ए से डी जाना है, ए से डी डायरेक्ट चले जाओ। नहीं जाना है, ए से बी जाओ, बी से डी जाओ, चलेगा। आपको नहीं जाना है, ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, सी से डी चले जाओ, डी से ए चले जाओ। अगर मैं इसको भी कनेक्ट कर दूंगा तो, नहीं कर रहा हूं तो बी से सी जाओगे, सी से ई जाओगे, ई से डी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है ए से डी जाना है, ए से बी चले गए, फिर बी से ए चले गए, फिर ए से डी चले गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे ट्रेवल करना है आप वैसे ट्रेवल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। अब कुछ ग्राफ की टर्मोलॉजी है। साइकिल क्या होता है? A cycle can be defined as the path which has no repeated edges or vertices except the first and last vertices. साइकिल का मतलब फर्स्ट और लास्ट एक जैसा होगा, बाकी कोई रिपीटिंग एजेस नहीं होंगी, साइकिल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी डाइग्राफ का मतलब, a digraph is a directed graph in which each edge of the graph
is associated with some direction and the traversing can be done only in the specific direction. जैसे अभी अभी हमने देखा था डायरेक्टेड ग्राफ, उसी को डाइग्राफ भी बोल सकते हैं। तो डाइग्राफ बोले या डायरेक्टेड ग्राफ बोले एक ही बात है। लूप किसे कहेंगे? एन एज दैट इज एसोसिएटेड विद द सिमिलर एंड पॉइंट्स कैन बी कॉल्ड एज लूप, मतलब जिसका एंड पॉइंट्स जो है एक ही हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया, ये बना दिया ए बी सी डी, और ये एज इसी जगह पे निकल जाए, ये एज यहीं के यहीं निकल जाए, ठीक है, इसी को लूप बोल देते हैं। Adjacent node, if two nodes U and V are connected via an edge E, then the nodes U and V are called neighbors or adjacent nodes. अगर दो नोड एक एज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उन दोनों नोड को ही आप एडजेसेंट नोड या नेबरिंग नोड्स भी बोल सकते हैं। ये देखो सेल्फ लूप है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ नोड्स, a degree of node is the number of edges that are connected with that node। मतलब डिग्री ऑफ नोड का मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से समझना है आपको। डिग्री ऑफ नोड का मतलब क्या है? अ डिग्री ऑफ अ नोड इज दैट नंबर ऑफ एजेस दैट आर कनेक्टेड विथ दैट नोड। उस नोड से कितनी नंबर ऑफ एजेस गई हैं किसी दूसरे नोड को कनेक्ट करने के लिए, उसे कहेंगे हम डिग्री। अ नोड विथ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड। मतलब एक नोड से अगर कोई भी एज नहीं है तो, जैसे मान लेते हैं कि ये नोड है एक ए, अगर इस नोड की मैं डिग्री पूछूंगा तो इस नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। ये क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड नोड। अगर इससे कोई भी एज कनेक्ट हो रही होगी, एक एज कनेक्ट कर रही होगी तो ये इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, 2 निकलेंगी तो 2, और उससे 3 एज निकलेंगी तो 3, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ध्यान रखें, जितनी नंबर ऑफ एजेस उससे कनेक्ट होंगी उतनी उस नोड की डिग्री कहलाएगी। इससे कई बार कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये क्लास शाम को होने वाला था तो अभी क्यों क्लासेस शाम को? मैंने तो कल डिस्कशन का पहले ही कर लिया था, और कल शाम में आज और भी क्लासेस हैं, इसलिए इस क्लास को हमने अभी रखा है। उससे दिक्कत क्या है? आप पढ़िए, तो शेड्यूल कभी कभी चेंज हो सकता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक, अब एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम पहले ग्राफ लेंगे, उस ग्राफ से हम उसका रिप्रेजेंटेशन आपको करके बताएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अभी द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज V क्रॉस V मैट्रिक्स, देयर द वैल्यूज आर फिल्ड विथ ईदर 0 और 1। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जब हम बनाएंगे तो 0 या 1 ही हम उसमें फिल करेंगे मैट्रिक्स बनाते समय। इफ द लिंक एग्जिस्ट बिटवीन Vi एंड Vj वर्टेक्स, ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड 1। इट इज रिकॉर्डेड 1। इनिशियल वर्टेक्स से जहां से वहां तक जाएगा, उस वर्टेक्स से हम क्या करेंगे? अगर लिंक एग्जिस्ट कर रही होगी तो 1 और अदरवाइज 0। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ए से बी गए हम, तो यहां पर देखो रो कॉलम में जमा लेना है, यहां पर रो में जमा लिया ए बी सी डी ई, कितने वर्टेक्स 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए। अब ध्यान ये देना है कि क्या ए से ए कोई कनेक्टेड है, नहीं है, ए से आपस में ही कोई कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 हो गया। ए से बी कनेक्टेड है, देखो अगर ए से बी कनेक्टेड है तो ए से बी कनेक्टेड मतलब आई और जे, मतलब ith रो और jth कॉलम, ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए vi से bj के बीच में कनेक्शन मतलब उस पे 1 आएगा। तो a से b पर कनेक्शन है तो हमने 1 लिख दिया। a से c पर गए तो देखिए a से c कनेक्टेड है, इसलिए a से c कनेक्टेड है, 1 लिख दिया। a से e गए, a से e गए, 1 लिख दिया। a से d कनेक्टेड नहीं है, तो जब a से d कनेक्टेड नहीं है तो क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। समझ में आ गई बात। अगर हमारे पास में एजेस हैं ए बी, तो हमने क्या लिखा, a से b तो 1 लिख दिया, a से c, a से c हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एडजेसेंट नोड हैं, ठीक है ना। a से देखो b, b, c और e, ये सारे क्या हो गए, एडजेसेंट नोड हो गए, और a से e, समझ में आ रही बात, ये सारे क्या है, एडजेसेंट नोड्स हो गए। अब इस वाली रो को फिल कर दिया, कॉलम को फिल कर दिया। अब अगली रो कॉलम को देखते हैं। अब देखिए चूंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम ए से बी भी ट्रैवल करते हैं, सेम सिमिलर वे, एंड यू कैन ट्रैवल बी टू ए। सो बी से ए पे गए तो ए आ गया, बी से ए पर गए तो 1 कर दिया, बी से बी पर कोई कनेक्शन नहीं, 0 कर दिया। बी से सी पर जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, 1 कर दिया। बी से डी पर जा सकते हैं क्या, बी से डी पर जा सकते हैं, यस 1 मिल रहा है। बी से और कहीं जा सकते हैं क्या, ई पर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता होगा। दूसरा हो गया, फिर इसी तरह से तीसरा समझें, सी को। अब देखो ये जो हमने वर्ड मैट्रिक्स बनाया है, इसको आप एरे रिप्रेजेंटेशन से इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आप 2 डायमेंशन का एरे ले करके इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स को तो आप हैंडल कर सकते हैं आराम से, है ना। क्लियर। सी देखिए, अब सी से ए जा रहा है, सी से बी जा रहा है और सी से ई जा रहा है, तो 3 जगह होंगे, सी से ए, सी से बी और सी से ई, बाकी जगह 0। इसी तरह से डी देखें, डी से बी जा रहा है, डी से ई जा रहा है, बस 2 ही जगह आएगा, 2 ही जगह बन रख दिया, बाकी सब जगह 0 रख दिया। फिर ई से देखें, ई से ए जा रहा है, ई से सी जा रहा है, ई से डी जा रहा है, तो 3 जगह बंद कर दिया, बाकी सभी जगह 0। तो इस तरीके से हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, काफी सिंपल है। अच्छा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। ए बी सी ई, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ है। अभी क्लियर। कोई डाउट एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते वक्त। आप इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो इसको आप एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एडजेसेंसी लिस्ट जो आपकी बनेगी इसको आप लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे उससे आप इंप्लीमेंट
कर लें। ठीक है, अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानना है। इम्प्लीमेंटेशन आप पढ़ेंगे जब आप एमसीए के दौरान इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसी दौरान आपको ये काम में आएगा, प्रोग्रामिंग में बहुत आपको यूज होगा। टेक्निकल लेवल पर आपसे एल्गोरिथम्स और ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी था। अब बात करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसी ग्राफ को हम एडजेसेंसी लिस्ट से किस तरह से करते हैं, देखिए ये हमने बनाया ए बी डी, ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ठीक ठीक, ये हो गया। अब देखो एडजेसेंसी लिस्ट क्या है। आपने क्या देखा कि ए लिस्ट बनाते वक्त, देखिए अभी ये मैं आपके साथ में इन पैरेलल इसको ऊपर लिख दिया, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत जा रही होगी। मैं लिस्ट आपके लिए बना रहा हूं। मेरे पास में ये है एक ए से हमने ये देखा कि कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं। एक तो बी कनेक्टेड है, एक सी कनेक्टेड है और ए से ई कनेक्टेड है। तो ये देखो हमने ए के नेबरिंग नोड्स यहां पर लिख लिए, एडजेसेंट नोड्स हमने यहां पर लिख लिए। ठीक, बी से सी गए और सी से ई गए। समझ में आ गई बात। अब देखो ये हो गया ए। अब देखो अगर मुझे अगला नोड बी देखना होगा कि ये तो ए से सारे कनेक्टेड थे, अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करूं कि अब हमारा अगला नोड क्या है, बी। बी से क्या कनेक्टेड है, बी से क्या क्या कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है, बी से ए कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है। तो पहले हम बी से ए को कनेक्ट कर दें, बी से फिर सी को कनेक्ट कर दें, इसके बाद बी से किसको कनेक्ट कर दें, डी को कनेक्ट कर दें। समझ में आ गई बात। फिर इसी तरह से हम सी को ले लें। ठीक, सी से किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ए को कनेक्ट कर रहे हैं, सी से बी को कनेक्ट कर रहे हैं, सी से ई को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया ई। अब अगर हम ध्यान दें डी, तो डी क्या हो गया, डी से क्या क्या कनेक्टेड है, डी से बी कनेक्टेड और ई कनेक्टेड है। ठीक, फिर इसके बाद में हम जाएंगे ई। ई से क्या क्या कनेक्टेड है, ई से ए कनेक्टेड है, ए से सी कनेक्टेड है, मतलब डी से ई, ई से ए कनेक्टेड है और क्या कनेक्टेड है, ई से डी कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। तो दो तरीके से आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और ये एडजेसेंसी लिस्ट है, इसको आप लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और पीछे वाला हमारा आप इसको एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स इन डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राफ आर यूज इन द कंप्यूटर साइंस टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन,
and users like on Facebook are referred to as vertices, and if they are friends, so there is an edge connecting them. मतलब एक एज होगी जो दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा. You come across the resource allocation graph in the operating system where each process and resource are regarded vertically. So पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 और भी बहुत सारे हैं, मैंने ये कुछ ही लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे. सो वेब पेजेस आर रेफर्ड टू एज वर्टाइसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. सपोज देयर इज अ लिंक फ्रॉम पेज ए टू पेज बी दैट कैन बी रिप्रेजेंट एन एज. क्लियर? चलिए, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब बात करेंगे ग्राफ के ट्रेवर्सल की. ग्राफ का ट्रेवर्सल जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमने ट्री को पढ़ा था कि आप रैंडमली किसी भी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पर नहीं जा सकते, एक प्रॉपर आपको जाना ही पड़ेगा. ठीक है. ग्राफ ट्रेवर्सल इज अ टेक्निक यूज टू सर्च फॉर अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ. ग्राफ ट्रेवर्सिंग हम एक उस टेक्निक को भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड या ग्राफ वर्टेक्स को आपने पूरे ग्राफ में सर्च कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ वर्टाइसेस टू बी विजिटेड इन द सर्च प्रोसेस. ये भी डिसाइड करेगा सर्चिंग के दौरान कि कौन सा वर्टेक्स पहले विजिट करना है, कौन सा बाद में करना है. सो देयर आर द टू ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक लाइक VFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च. मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम ये यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. तो VFS के लिए हमने आपको बताया था कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. DFS के दौरान आपको बताया था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं. तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है कि VFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्यू. DFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्टैक. ठीक है. तो ये बात हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी. ओके. अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. एक बार आप लोग रीड करिए, फिर हम आगे चलते हैं. चलिए, पढ़ा आपने. तो क्या है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च? is a graph traversal algorithm that start traversing the graph from the root node and explore all the neighboring nodes. इसका काम क्या है, जितने भी नेबर्स के नोड है उनको क्या करो, एक्सप्लोर कर दो. then it selects the nearest node and explore all the unexplored nodes. While using VFS traversal, any node in the graph can be considered as root node. कोई भी नोड को आप रूट नोड बोल सकते हैं. कैसे, देखिए यहां पर ये जो ग्राफ की ट्रेवर्सिंग टेक्निक है, मैं पहले तो एक काम करता हूं, इस ग्राफ को हो सकता है आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं पहले तो यहां पर एक ग्राफ ट्रेवर्स ये डायग्राम बना देता हूं. ये एस है,
एस से ए कनेक्ट है, एस से वी कनेक्ट है, सॉरी ये इस तरह से कनेक्टेड है, और एस से सी कनेक्टेड है, फिर सी से एफ कनेक्टेड है, बी से ई को कनेक्ट किया गया है, ए से डी को कनेक्ट किया गया है, और डी से जी को कनेक्ट किया गया है, और जी से एफ को कनेक्ट किया गया है। तो ये एक ग्राफ आप देख रहे हैं, कनेक्टेड है ग्राफ। अब बात ये है कि हमें एस से कहां तक जाना है, मतलब हमें विजिट करना है, तो कौन सा नोड पहले विजिट करेंगे वीएफएस में और कौन सा नोड बाद में विजिट करेंगे। तो शुरुआत तो आपको रूट नोड से करनी पड़ेगी। ये कौन सा नोड है हमारा, रूट नोड। हमने एस से शुरू किया, ठीक है, और देखो एस से आपको ए पे जाना था, फिर एस, चूंकि ए बी सी एस तीनों नोड को कनेक्ट कर रहा है, सो ए बी सी ये तीनों क्या हुए, नेबरिंग नोड्स हुए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले इसको ट्रेवर्स करो, फिर इसको कर लो, और इसको कर लो। ठीक, अब देखो इस लेवल पर पहुंच गए। इस लेवल के बाद आप ए से डी पर चले जाओ, मान लेते हैं चौथा नंबर हो गया, और बी से ई चले जाओ, ठीक, और सी से एफ चले जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और आप जी से डी से जी चले जाओ। ठीक, तो ये टेक्निक हो गई, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर। या आप एफ से जी भी जा सकते हो, आप ई से जी भी जा सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी, आपने कैसे किया है। बिकॉज यहां पर देखिए ये सारे रूट हैं, ठीक है ना, हर लेवल पर रूट हैं, तो उस रूट से आपको नेबरिंग नोड्स को एक्सप्लोर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है बीएफएस। इसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम ऑपरेशन करते चलते हैं, जिससे कि हम ट्रेवर्सिंग की टेक्निक को फॉलो करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। मुझे लगता है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत। इसके जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं जो हो सकता है कि आज की क्लास में ना हो पाए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वीएफएस काम कैसे करता है, एग्जैक्टली वीएफएस में ट्रैवर्सिंग कैसे करती है। वीएफएस ये काम करता है। अभी आपको अंतर भी समझ में जाएगा वीएफएस और डीएफएस में, कि हम कैसे नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, ये है डीएफएस। और डीएफएस क्या कहता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये इसका मतलब रिकर्सिव, यानी जिस नोड पर आप पहले पहुंच गए हैं उस नोड से उसके लेफ्ट, यानी उसके अंदर घुसते जाएंगे जब तक कि वो पूरा एक्सप्लोर ना हो जाए। इसलिए बोला गया डेप्थ। उसमें क्या बोला, विड्थ, मतलब जितनी चौड़ाई में आसपास जितने भी नोट हैं उसको क्लियर कर दिया। जैसे, ठीक है, जैसे आपको, आपने देखा कि आप ऐसे शुरू कर रहे हो,
अब आप जब ऐसे शुरू किए तो आपने ए बी सी यानी आपको 3 नोड पास पास के दिख रहे हैं, आपने तीनों को समान देते हुए निकल आए। ठीक, फिर जहां आप पहुंचे आपको लगा कि अच्छा मैं वापस यहां से यहां चला जाऊं, यहां से यहां चला जाऊं, डिपेंड्स करता है आपको वहां तक जाना है। ये विड्थ में काम करेगा, ये डेप्थ में काम करेगा। कौन सा? डीएफएस। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दिस एल्गोरिथम ट्रैवर्स ग्राफ इन द डेप्थ वर्ड motion uses a stack to remember to get the next vertex, start a search like when a dead end shows in any iteration। like मैंने एक एस लिया, मैं एक ग्राफ को बना रहा हूं और इसी ग्राफ में हम फिर से समझेंगे ए वी और ये सी। इसके बाद यहां ये हो गया डी, इसके बाद ये हो गया ई, इसके बाद ये हो गया यहां पर जी, और ये इससे कनेक्टेड है। एक ग्राफ का नोड ये हो गया और ये इससे कनेक्टेड है। अब इसमें जब हम ट्रैवर्सिंग की टेक्निक यूज करेंगे तो ट्रैवर्सिंग की टेक्निक कैसे यूज करेंगे, देखिए इसका काम ये है, दिस एल्गोरिथम टू गेट द नेक्स्ट वर्टेक्स टू स्टार्ट सर्च। सबसे पहले हमने एस से शुरू किया, ये है रूट नोड, तो यहां से हम पहले गए, एक नंबर ये हो गया। अब देखो ये इसके डेप्थ में चला जाएगा, रिकर्सिवली तब तक करेगा जब तक कि डेड एंड हमको ना मिल जाए। दूसरी बार हम ए से गए, ये 2 नंबर हो गया, फिर हमने डी से जी तक गए तो ये 3 हो गया। अब देखो जी से हम ई पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 4, फिर यहां से गए 5, और ये यहां से गए, ये हो गया 6, और ये यहां से गए, ये हो गया 7। तो इस तरीके से हम पूरे नोट्स को विजिट कर लेते हैं। अब इनके जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आप लोग खुद भी सॉल्व करके जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च है क्या। इसमें हम लोग स्टैक को यूज करते हैं मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखें ये है स्टैक। डीएफएस स्टैक को यूज करता है, बीएफएस क्यू को यूज करता है। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्पैनिंग ट्री। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे। A spanning tree is a subset of graph G which has the all vertices covered with minimum possible number of edges। ठीक है, क्या कह रहा है स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री is a subset of graph G which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. Hence, a spanning tree does not have any cycle, so it cannot be disconnected। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें स्पैनिंग ट्री हमारा साइकिल्स क्रिएट नहीं करेगा और डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। By this definition, we can draw a conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree। क्या बोला गया है? By this definition, we can draw a conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree and a disconnected graph does not have any spanning tree। डिस्कनेक्टेड ग्राफ कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता, सो इट कैन नॉट बी स्पैन टू ऑल इट्स वर्टाइसेस। ठीक है, देख लेते हैं। वी फाउंड, अभी देखिए इस डायग्राम में थोड़ा आपको हो सकता है क्लियर ना हो, तो मैं इसका डायग्राम जो है वो आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं।
मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ए है, ए से बी कनेक्ट है और बी से सी कनेक्ट है। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने। हमारे पास में ये ग्राफ है जिसको ये बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं। ये हमारे पास में ग्राफ जी है, ठीक, जिसमें 3 वर्टेक्स हैं, 3 एज हैं। अब बात ये है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। वर्टेक्स हमारे तीनों होंगे, तीनों वर्टेक्स हमारे होंगे, बट साइकिल नहीं होगी। ग्राफ कनेक्टेड हो सकता है, डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तो हम इस तरीके से स्पैनिंग ट्री को बना सकते हैं। ए से हम बी चले जाएं और बी से हम सी पर चले जाएं। अब अगर ये एज कनेक्ट कर दोगे तो साइकिल बन जाएगी। तो एक पॉसिबिलिटी, देयर इज वन पॉसिबिलिटी, इसी को बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ट्री मतलब समझ गए ना आप, कि जो साइक्लिक नहीं होगा, है ना, वो हो गया ट्री। फिर इस तरीके से भी एक बनाया जा सकता है, सी जोड़ दिया और बी जोड़ दिया, देयर इज सेकेंड थिंग। और इस तरीके से हो सकता है एक, ए से सी और सी से बी। अब कई बार जब क्वेश्चन आपको दिया होता है, एक ग्राफ दे देंगे और वो पूछेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने हो सकते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने हो सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बताइए। तो हम, क्योंकि हर बार बना के चेक तो नहीं करेंगे, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कितने हमारे पास में वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके से निकालते हैं, वी फाउंड दैट 3 spanning tree of one complete graph, a complete undirected graph can have the maximum n power n minus 2 number of spanning tree where n is the number of nodes if the above। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 3 वर्टेक्स हैं, 3 की पावर 3 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 3 पावर 1, मतलब 3 स्पैनिंग ट्री। मान लेंगे, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास में 5 नोड्स हैं, सपोज दैट 5 नोड्स हैं, तो कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे। अगर हमारे पास में नोड कितने हैं, 5 हैं, तो स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, 5 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 5 पावर 3, मतलब 125 स्पैनिंग ट्री बन जाएंगे। ध्यान रखें इस बात का, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस बात को ध्यान रखें, इसको नोट कर लें कि n पावर n माइनस 2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इफ द ग्राफ इज गिवन टू अनडायरेक्टेड। अगर ये ग्राफ अनडायरेक्टेड होगा तो स्पैनिंग ट्री हम कितने निकालेंगे, n पावर n माइनस 2। ठीक, समझ में आ गई बात। कोई कंफ्यूजन इसमें, मुझे लगता नहीं होगा। तो अब बात करेंगे इसके आगे। अब एक टॉपिक और है जो कि फॉरेस्ट है, जो ग्राफ का ही एग्जाम्पल है। अगर हम ध्यान दें, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो फॉरेस्ट हम उस ग्राफ को बोलेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और बता दें, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी बता पाएंगे। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जब नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में अब नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस लाएंगे तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इन ग्राफ थ्योरी अ फॉरेस्ट एज, फॉरेस्ट क्या होता है, ये फॉरेस्ट का एग्जांपल है। फॉरेस्ट वो ग्राफ है हमारा जो कि अनडायरेक्टेड होगा। देखो अगर आप ध्यान दो, ये अनडायरेक्टेड है,
डिसकनेक्टेड का मतलब देखो, ये एज इससे कनेक्ट नहीं है, ये एज इससे कनेक्ट नहीं है, ये एज इससे कनेक्ट नहीं है, ये एज इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि ये है डिसकनेक्टेड। ये कैसा ग्राफ है? अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, और कौन सा? एसाइक्लिक, जिसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं? फॉरेस्ट बोल देते हैं। अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, अ डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज नॉन एज फॉरेस्ट। ईच कंपोनेंट ऑफ अ फॉरेस्ट इज ट्री। ठीक, इसका हर कंपोनेंट क्या है? ट्री है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल आपने देख लिया। द अबव ग्राफ लुक्स लाइक अ टू सब ग्राफ, बट it is a single disconnected graph. There are no cycles in above graph, so therefore it is a forest. I think कि अब आपको क्लियर होगा। स्पैनिंग ट्री डिस्कनेक्टेड नहीं होता है। कहां है? तो डायग्राम डिस्कनेक्टेड कहां है? कहां है डायग्राम डिस्कनेक्टेड बेटा? ये ग्राफ ही है। ग्राफ कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरीके का हो सकता है, वो अलग बात है। ग्राफ में साइकिल नहीं बन रही है, बस ये ध्यान को रखना है आपको। कहीं पर भी साइकिल बन रही होगी तो आपको साइकिल नहीं बनाना है। यहां पर अगर हम इस एज को इस एज से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइकिल बना देगा। ग्राफ दो तरह के होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक ग्रुप ही हमारा होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप नहीं। स्पैनिंग ट्री का मतलब ही यही होता है। स्पैनिंग ट्री को बेसिकली हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह में यूज करते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? अभी समझ में आ गया विवेक क्या कहना चाह रहा हूं मैं? डिस्कनेक्टेड का मतलब अलग हो गया। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको समझा देंगे वहां पे कि कौन से ग्राफ कनेक्टेड होते हैं, कौन से डिस्कनेक्टेड होते हैं। मैंने इस, क्योंकि एक्चुअल में आपका समय भी कम है और आपको जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं समझाने के लिए उतनी चीजें मैंने ली हैं। कुछ चीजें मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, बिकॉज सारी थ्योरी भी मैं एक साथ में नहीं डिस्कस कर सकता, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समय के हिसाब से ही हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाए और आपको भी चीजें समझ में आ जाए और आपसे क्वेश्चंस भी बन जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ना कि सिलेबस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके सब्जेक्ट इतने ज्यादा बड़े हैं, इसमें सिलेबस इतना ज्यादा है कि मैं कितना भी पढ़ा दूंगा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो लेकिन हम जितना रिक्वायर्ड है और जितना आपको हम करा सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिलेबस भी हम कंप्लीट करा दें टाइमली, और लगभग वो सारी बातें हम रख पाए जो आपके सिलेबस में या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर? अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अभी आपको मैं, हो सकता है आपको कल की क्लास या परसों की क्लास में हम सीयूटी के पेपर का एनालिसिस आपको देंगे, तो वो आप चेक कर लेना कि कब हम, वो टाइमिंग आपको दिख जाएगी डैशबोर्ड पे, आप चेक कर लेना। सीयूटी के पेपर का एनालिसिस बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। तो मैं आपके साथ में पेपर सॉल्विंग टेक्निक, अप्रोच, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों के नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। उस रीजन को ही हम आपको बताएंगे कि आप पेपर सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को ये मत सोचो कि बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा। आपको एटलीस्ट वन टाइम रीड जरूर करना पड़ेगा। और जब एक बात आपको और सोचनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर सॉल्व करते वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, तो पेपर का एनालिसिस करते वक्त तो सब चीजों को समझना पड़ेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट में करना है, सेकंड अटेम्प्ट में करना है,
सो ये आपको डिसाइड तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर अपने पेपर का एनालिसिस करोगे। विदाउट पेपर एनालिसिस आप ये नहीं समझ पाओगे कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखने में कठिन लगते हैं पर होते बहुत इजी हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं पर वो होते टिपिकल, कहीं ना कहीं उलझा देते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो उसका रीजन ये है कि कंसेप्ट वीक है, प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको उस पेपर के एनालिसिस के दौरान मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं एनालिसिस करूंगा तो आप ध्यान से समझना उस एनालिसिस में कोई फालतू चीजें नहीं। पहले आप वो पेपर सॉल्व किया होगा आपने, नहीं दिया है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मॉक नंबर 11 जो आपको संडे का हुआ था, अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो पहले उस पेपर को देना है, फिर मैं उसका एनालिसिस आपको कराऊंगा। तो बहुत सारी चीजों को आप एनालाइज करेंगे। तो जो मैं आपको दूंगा वो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं कि मैं आपके साथ में सीयूईटी का कौन सा मॉक डिस्कस करने वाला हूं। सीयूईटी मॉक टेस्ट 11, इस पेपर का ही हम एनालिसिस करेंगे। तो जब इस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे तो आपको उससे पहले वो पेपर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा उस पेपर के। जिन लोगों ने दे दिया होगा उनसे भी मैं मार्क्स पूछूंगा। पेपर को एक ही बार दिया होगा जिन लोगों ने, एक ही बार देना है, 2 बार 3 बार नंबर नहीं बढ़ाने हैं। एक्चुअली आपको उस पेपर को देना है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए सीयूटी में कंप्यूटर कितने मार्क्स का आएगा अभी हम ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक एक बार पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज उन्होंने कोई डोमेन जो है वो फिक्स नहीं की है कि कितने सवाल आएंगे, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो तभी पता चलेगा जब पेपर में सवाल आएंगे। रेंज आपको बताई गई है, 25 से 30 या 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। किस टॉपिक से कितने आएंगे नहीं आएंगे नहीं बता सकता जब तक कि पेपर ना हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको नहीं बता सकता। सेकंड थर्ड टाइम हो रहा होता तो मैं आपको बता सकता था। कोई पीवाईक्यू भी होता तो मैं आपके साथ में डिस्कस भी कर लेता इस टाइप का। नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग तैयार करिए और इस पेपर को जरूर देना है। ओके, थैंक यू।